भारत पर आपका स्वागत है। युद्ध से जुड़ा एक एक अपडेट आप देख रहे हैं। आपके साथ हूं मैं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। रूस में जिस वक्त जिस घड़ी नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, पुतिन न्यू ईयर की स्पीच दे रहे थे, ठीक उसी वक्त जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की पलटन पर एक जोरदार हमला कर दिया। यूक्रेन आर्मी ने हिमार्स रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए इस बार रशियन आर्मी के कैंप पर ही ताबड़तोड़ गोले दाग दिए और इतने गोले बरसाए कि रूस की आर्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यूक्रेन ने इस बार दावा किया है कि रूस के 400 सैनिक मार गिराए हैं उन लोगों ने, लेकिन रूस इन नंबर्स को नकार रहा है। रूस ये कह रहा है कि हमारे 400 नहीं, हमारे 68 लोग मारे गए हैं, सबसे बड़ा मिलिट्री लॉस हुआ है। तो अब युद्ध किस दिशा में जाएगा ये हम आपको आइए समझा देते हैं। तो क्या 400 जवानों की मौत का बदला पुतिन लेंगे? जाहिर सी बात है, यूक्रेन जैसा छोटा देश अगर रूस जैसे विश्व गुरु पर इतना बड़ा ताबड़तोड़ हमला करता है तो क्या पुतिन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? 2022 में यूक्रेन के 5 टुकड़े कर दिए गए थे। 2023 में पुतिन क्या करेंगे? पुतिन ने वॉर जोन में स्ट्रैटेजिक मिसाइल क्यों उतार दी है? और क्या पुतिन अब वो हथियार निकाल लेंगे जो अब तक न किसी ने देखा था, न किसी ने सुना था? क्या यूक्रेन के इस हमले से तिलमिलाए पुतिन अब फुल अटैक मोड में आने वाले हैं? यूरोप के हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के मूड में है पुतिन? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया है हिमार्स रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए इस बार रूस के मिलिट्री बेस पर। और रूस पर 2023 का सबसे बड़ा हमला अगर इसे आप कहें तो गलत नहीं होगा। साल के पहले दिन 400 सोल्जर्स की मौत हुई है। यूक्रेन का रशियन आर्मी के कैंप पर यह अटैक हुआ है साल के पहले ही दिन। आपको बता दें कि इस अटैक के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने इस हमले में रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया है। सोचिए, रूस जैसे बड़े देश पर यूक्रेन का यह हमला कितना भयावह और दमदार रहा होगा कि रूस के 400 सैनिक ढेर हो गए। हालांकि यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में हमने रूस के 300 से ज्यादा सैनिकों को घायल भी किया है। तो देखिए, 2022 में शुरू हुआ ये जंग 2023 में किस गति से एंटर कर रहा है। यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक रूस के ऊपर हमने आपको दिखाया और अब आपको बताते हैं हमला कब हुआ, कहां हुआ और कैसे यूक्रेन ने यह हमला किया। रूस को आखिर इस हमले से कितना नुकसान हुआ? यूक्रेन क्या दावा कर रहा है? तो यूक्रेन इस वक्त दावा कर रहा है कि रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक हुआ जो अभी भी जारी है। मकीवका नाम की जो एक बिल्डिंग है, यहाँ रूस की पलटन मौजूद थी और यूक्रेन ने अटैक किया इसी बिल्डिंग पर। यूक्रेन आर्मी ने रशियन कैंप पर हिमार्स, जो कि एक दमदार रॉकेट लॉन्चर है, इसका इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग के ऊपर रूसी सेना के ऊपर 6 रॉकेट दागे। अब आप समझिए कि रूस ने यूक्रेन के इन दावों पर क्या जवाब दिया। रूस कहता है कि 2 रॉकेट अटैक को हवा में हमने नाकाम कर दिया, यानी कि 6 अटैक में से सिर्फ 4 रॉकेट रशियन आर्मी के कैंप पर जाकर गिरे। लेकिन जाहिर सी बात है, 4 रॉकेट अगर रशियन कैंप पर गिरेंगे तो इसका खामियाजा भी रशियन सेना को भुगतना पड़ा होगा। यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि रॉकेट अटैक में 400 रूसी जवानों को मार गिराया गया है। तो यूक्रेन का दावा यह भी मॉस्को को इस तरह से हिला कर रख दिया हो। इससे पहले भी आइए अब हम आपको बता देते हैं कि यूक्रेन ने कब कब अपना पावर दिखाया है, क्योंकि रूस को उम्मीद ये थी कि जब जंग आज से 1 साल पहले शुरू हुआ, शायद 10-15 दिन के अंदर यूक्रेन को घुटने पर वो ला देंगे, लेकिन 365 दिन से ऊपर हो चुका है और रूस पर यूक्रेन जैसा छोटा देश 5 बड़े अटैक कर चुका है। जेलेंस्की की सेना ने ऐसे प्रहार किए जिनसे क्रेमलिन गुस्से से लाल हो गया था। ये अटैक क्रेमलिन पर कब कब किए गए? सबसे पहले पिछले साल की बात करते हैं, जब 14 अप्रैल को मॉस्को युद्धपोत पर, जो कि रूस का राजधानी में एक युद्धपोत है, इसे निशाना बनाया यूक्रेनी सेना ने। जेलेंस्की की सेना यहीं नहीं रुकी। 10 अगस्त को साकी एयरबेस पर भी अटैक किया गया, जो कि रूस का एक बड़ा एयरबेस था और इसे यूक्रेन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इसके ठीक कुछ देर बाद 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज, जो कि मॉस्को का सेंटर हुआ करता है, इस ब्रिज को तबाह कर दिया था यूक्रेन ने और उस समय पूरी तरह से पुतिन
तिलमिला चुके थे, रूस पूरी तरह से तिलमिला चुका था। 29 अक्टूबर यानी कि महज इसके कुछ दिन बाद मकारोव वॉरशिप को यूक्रेन ने तबाह कर दिया पूरी तरह से। और इस वॉरशिप को तबाह करने के बाद यूक्रेन यहीं नहीं रुका। यूक्रेन ने पूरी जाबाजी के साथ अगला धावा बोला 26 दिसंबर को एंजल्स एयरबेस पर यूक्रेन ने अटैक किया और ये 5वां बड़ा अटैक था। इसके बाद इस साल यानी 2023 के शुरू हुए महज 3 दिन बीते हैं और साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को मिलिट्री बेस पर अटैक कर यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया गया है। और इस बार हमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रूसी सेना के कैंप पर यह हमला किया। तो यूक्रेन के दावों को रूस खारिज कर रहा है। जाहिर सी बात है, रूस खुद को पहुंचे नुकसान को इतनी आसानी से कबूल नहीं सकता और रूस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि हमारे 400 सोल्जर्स नहीं मारे गए। लेकिन आप सोचिए, जब पुतिन की सेना ये बात मानती है कि यूक्रेन द्वारा अटैक हुआ और हमारे 63 सोल्जर्स मारे गए हैं। यूक्रेन ने दरअसल हिमार्स रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए 6 रॉकेट अटैक किए, जिस बात को रूस भी मानता है। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि एयर टू एयर अटैक में यानी कि जब हिमार्स रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने 6 रॉकेट दागे तो रूस ने 2 रॉकेट्स को हवा में ही फायर कर दिया, 2 रॉकेट्स को हवा में नाकाम कर दिया। ऐसे में 4 रॉकेट से रूसी सेना के कैंप पर अटैक हुआ है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से नए साल में नए स्टाइल में अटैक हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की का हमला होता है और पुतिन बदला लेते हैं। 14 अप्रैल को मस्कोवा युद्धपोत को उड़ाया तो 15 अप्रैल को पुतिन ने नेपच्यून मिसाइल बनाने वाला यूक्रेन का सेंटर ही उड़ा दिया। 14 अप्रैल को मस्कोवा युद्धपोत उड़ाया गया तो 15 अप्रैल को पुतिन ने यह बदला लिया। 8 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की की सेना ने क्रीमिया ब्रिज उड़ाया तो 10 अक्टूबर को यूक्रेन के 9 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक पुतिन ने किए। ज़ेलेंस्की के हमलों का किस तरह पुतिन बदला लेते आए ये समझिए। रूस की शान और पहचान क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की ने अटैक किया तो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुतिन ने बदला लिया। 29 अक्टूबर को रूसी वॉरशिप मकारोव पे हमला हुआ तो 30 अक्टूबर को यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन ने ब्लैकआउट करवा दिया। यूक्रेन द्वारा हमला किया जा रहा है और रूस द्वारा काउंटर अटैक कर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, बदला लिया जाता है। ऐसे में यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक लॉन्च करने के मूड में आ चुका है रूस। आपको बताते हैं कि कैसे स्पेशल स्ट्रैटेजिक वेपन वॉरजोन में जाएंगे। रूस के ये लॉन्ग रेंज एविएशन लॉन्च किया जाएगा। दरअसल पुतिन अब पूरी तरह से तिलमिला चुके हैं, बौखला चुके हैं। यूक्रेन के एक वॉर का बदला अब एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक मोड से दिया जाएगा और इसके लिए स्पेशल स्ट्रैटेजिक वॉर वेपन्स वॉर जोन में जाएंगे। ऐसे कई वेपन्स हैं जिसकी जानकारी रूस ने दुनिया को नहीं दी है। ऐसे कई दमदार पावरफुल अटैक वेपन्स हैं जो रूस ने दुनिया की नजर से छुपा कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन के इन अटैक्स के बाद रूस नई स्ट्रैटेजी और नए स्टाइल के साथ इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर हमला बोलेगा? दुनिया हिला देने वाले रशियन वेपन्स कौन कौन से हैं? अब जरा आप इन वेपन्स के बारे में समझिए। सबसे पहला बड़ा खौफनाक वेपन है सरमट मिसाइल। सरमट मिसाइल करता क्या है? ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने में सक्षम है, यानी कि पूरी तरह से एक आइलैंड पर रखकर इस वेपन का इस्तेमाल आप करेंगे तो कई हजार किलोमीटर दूर तक टारगेट कर पाएंगे। दूसरा बड़ा वेपन जो है वो है एवेनगार्ड मिसाइल। एवेनगार्ड मिसाइल के बारे में समझेंगे तो चौंक जाएंगे आप। पृथ्वी के किसी भी कोने पर हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इस स्पीड को पकड़ नहीं सकता। यानी कि अगर आप सोचेंगे आधे घंटे के अंदर पूरी दुनिया को तबाह करने में सक्षम है ये एवेनगार्ड मिसाइल, जिसका इस्तेमाल अगर पुतिन ने किया तो सोचिए दुनिया का क्या हाल होगा। किंजल मिसाइल जो कि हवा से हवा में मार करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये 2000 किलोमीटर तक हिट करने में सक्षम है। चौथा बड़ा वेपन वैक्यूम बम, यानी कि ये बम वातावरण से ऑक्सीजन को सक्यूम कर लेता है और वैक्यूम बम से परमाणु बम की तरह गर्मी पैदा होती है। अल्ट्रासोनिक शॉकवेव भी इससे निकलते हैं जो अधिक तबाही ला सकते हैं।
तो रूस और यूक्रेन जंग पर अब नाटो का क्या नजरिया, ये समझिए। नाटो चीफ ने इसे लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। नए साल में नाटो का जो बयान है, यूक्रेन वॉर लंबे समय तक चलेगा, साफ कर दिया है नाटो ने। यूक्रेन को लंबे समय तक मदद देती रहनी होगी, यानी संदेश एक और इसके अर्थ अनेक। नाटो ने कहा है कि रूस की फुल स्केल वॉर की तैयारी है और इसीलिए अब न यूक्रेन पीछे हट सकता है, न यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले तमाम देश पीछे हट सकते हैं। यूक्रेन काफी लंबे वक्त तक लड़ता रहेगा, ऐसे में जो समर्थक नाटो देश हैं वो मदद पहुंचाते रहे। और अब आपको बताते हैं नाटो चीफ ने और कौन सी बड़ी बातें कही हैं। नाटो चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस ने लाखों की फौज को मोबिलाइज कर दिया है और साथ ही नाटो ने यह भी कहा कि रूस के स्ट्रैटेजिक वेपन बेलारूस पहुंच चुके हैं। रूस पूरी फुल स्केल तैयारी में है। अलग रणनीति के साथ रूस एक नया अटैक कर सकता है क्योंकि पुतिन अब इसी मूड में है और साथ ही यूक्रेन को लंबे समय तक मदद करते रहना होगा। इसके अलावा नाटो चीफ का कहना है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद और तेजी से करनी होगी। बातचीत से यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं होने वाला, यानी कि एक ही रास्ता और एक ही तरीका है और वो है वॉर। युद्ध से ही यूक्रेन को आजादी मिल पाएगी या फिर यूक्रेन की आजादी बरकरार रहेगी, ये बातें साफ की हैं इस वक्त नाटो चीफ ने। वहीं मिसाइल अटैक में किस तरह से बाल बाल बचा एक रिपोर्टर, इसकी तस्वीरें भी आप देखिए। रिपोर्टर के बिल्कुल पीछे गिरी एक मिसाइल। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये मिसाइल यहां से रिपोर्ट कर रहे एक रिपोर्टर के महज चंद कदम पीछे गिरी। वॉर जोन में तमाम देशों के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अपने अपने देश को अपडेट करने के लिए वहां के पल पल की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और ऐसे में वहां मौजूद एक रिपोर्टर के चंद कदम पीछे मिसाइल गिरती है। आप देखिए कैसे बाल बाल ये रिपोर्टर बचा। बताया जा रहा है कि फ्रांस का ये रिपोर्टर था और फ्रेंच रिपोर्टर के महज चंद कदम पीछे ये ब्लास्ट हुआ। अगर ये मिसाइल अटैक 2-4 कदम आगे पीछे होता तो इस रिपोर्टर को देखते ही देखते उसके धज्जियां उड़ जाती, किस तरह से जान चली जाती, ये आप सोचिए। लेकिन बाल बाल ये फ्रेंच रिपोर्टर बचा है इस मिसाइल अटैक से। Donc j'avais pas vu l'image. Équipe, donc ce qu'a vécu Paul, on a comme वहीं वॉर जोन से अब एक और अविश्वसनीय तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से हेलमेट को चीरकर गोली निकल गई। यूक्रेन के सोल्जर का बाल भी बांका नहीं हुआ। रूस के अटैक ऐसे हैं कि यूक्रेनी सेना के हेलमेट को चीरती हुई गोलियां निकल जा रही हैं, लेकिन इस सोल्जर की किस्मत अच्छी थी कि मौत सर को छू कर निकल गई, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, ये बेहद ही अविश्वसनीय तस्वीर है। हेलमेट पहनकर ये सोल्जर खड़ा है, इस पर अटैक किया जाता है और जैसे ही फायरिंग होती है हेलमेट सर के ऊपर से चंद सेकंड में गायब हो जाता है। लेकिन काफी चौकन्ना नजर आ रहा है ये सोल्जर, जो उसकी जान बच जाती है किसी तरह से इस फायरिंग में। तो रूस ने ताबड़तोड़ फायरिंग किए, हमले किए और कैसे एक यूक्रेनी सोल्जर के सर पर से गोली निकली, हेलमेट को ले उड़ी ये गोली, बाल बाल ये सोल्जर बचा है। अविश्वसनीय तस्वीर है, लेकिन ये युद्ध की एक और हकीकत भी है, जहां किस्मत की ही बात थी कि ये सोल्जर गोली खाने के बावजूद सुरक्षित रहा, सलामत रहा, क्योंकि हेलमेट के आर पार हुई गोली ने इस सोल्जर की जान बचा ली। हेलमेट की वजह से किस तरह से ये सोल्जर बचा, ये तस्वीर भी आप देखिए। हालांकि अब तक तो सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इस सैनिक की किस्मत अच्छी थी कि हेलमेट के आर पार गोली गई, लेकिन बाल भी बांका न हो सका। और जब बात वॉर की हो रही है तो मिडिल ईस्ट में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अल अक्सा मस्जिद पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री। फिलिस्तीन हमास की धमकियों के बावजूद वो यहां का दौरा कर रहे हैं। अल अक्सा का दौरा करने से युद्ध की खुली चुनौती मिल जाती है, ऐसे में इजराइल को अंजाम भुगतना होगा, ये बातें कही है हमास ने। हमास की धमकियां आप देखिए, किस तरह से कहा गया है कि हमारे मना करने के बावजूद जब ये दौरे किए जाते हैं तो इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। दरअसल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में भी इस समय जंग के हालात हैं। किस तरह से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि अल अक्सा मस्जिद पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री। इजराइल के लोगों को, इजराइल के मंत्रियों को धमकियां दी गई थी कि वो यहां इस एरिया से भी दूर रहें। ऐसे में फिलिस्तीन हमास की धमकियों के बावजूद जब रक्षा मंत्री अल अक्सा मस्जिद का दौरा करते हैं तो युद्ध की खुली चुनौती उन्हें दी जाती है।
और अब आपको बताते हैं कि इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर ने विवादों और धमकियों के बावजूद अल-अक्सा मस्जिद या फिर कहें कि टेंपल माउंट का दौरा क्यों किया और किसने इजराइल को इसके बाद धमकी दी है। तो इजराइल का ये एक कदम था। इस्लामिक देशों में पूरी तरह से टेंशन के माहौल है। दरअसल इजराइल के ये सुरक्षा मंत्री हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अल-अक्सा मस्जिद का दौरा करने पहुंच गए और इसके बाद इस्लामिक देशों में अब टेंशन के हालात हैं। कई इस्लामिक संगठनों की धमकी दी गई थी, जिसमें हमास भी एक है, आईजीएम भी एक है, कि आप यहां का दौरा न करें, नहीं तो जंग के हालात हो जाएंगे। इसके बावजूद रक्षा मंत्री ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया, तो फिर अब उन्हें हमास द्वारा धमकी दी जा रही है, अंजाम बुरा होगा। और इसके बावजूद धमकियों से बिना डरते हुए इजराइल ने एक कदम आगे बढ़ाया है। तो किस तरह से इजराइल के सुरक्षा मंत्री हैं ये, जो अल-अक्सा मस्जिद का दौरा करने पहुंचे और इसके बाद कई इस्लामिक संगठन एक्टिव हो गए। इस्लामिक संगठनों ने अब धमकी दी है, लेकिन इनके धमकी के बावजूद मंत्री ने ये दौरा किया। अल-अक्सा मस्जिद गए तो अंजाम बुरा होगा, ये धमकी इजराइल को दी जा रही है। इजराइल को कहा गया है कि इस्लामिक देशों से दूर रहे, अल-अक्सा मस्जिद से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद मंत्री ने यहां का दौरा किया और अब इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के लिए, क्योंकि ये जगह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए तमाम इस्लामिक संगठनों ने कहा है कि इजराइल के मंत्री, इजराइल के लोग इस मस्जिद से, अल-अक्सा मस्जिद से दूर रहें। इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह अल-अक्सा मानी जाती है, मक्का मदीना माना जाता है, और उसके बाद जो तीसरी सबसे अहम जगह है वो है अल-अक्सा मस्जिद, और इसीलिए इजराइल को धमकियां दी गई थी कि वो इस मस्जिद से दूर रहे। अल-अक्सा मस्जिद, टेंपल माउंट भी इसे कहा जाता है। ये विवाद दरअसल यही है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा और अल-अक्सा मस्जिद बनवाया, जो यहूदी ये बात कहते हैं, और यहाँ पर इजराइल को आने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इजराइल के सुरक्षा मंत्री के इस दौरे के बाद अब देखना होगा जो धमकियां उन्हें दी जा रही हैं, क्या उससे इजराइल एक कदम पीछे होता है।